सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, in this video we are going to continue chapter 3rd of class 8th English textbook, which name is Glimpse of the Past. Okay, glimpse it means कि आप कोई भी टूर या कोई भी एक इवेंट हो गया, ठीक है ना, उसकी जो झलकियाँ होती हैं, ठीक है ना, उनको ग्लिम्स बोलते हैं। ओके, तो जो ये चैप्टर है ये भी एक तरह का पिक्टोरियल ग्लिम्स है, ठीक है। किसका? अब हमारी पास्ट का यानी हमारी हिस्ट्री का, ठीक है। इसमें जो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार हुआ था कब? 1857 में, ठीक है ना, उसका जो है ये ग्लिम्स है कि किस तरह से वो क्या रीज़न था कि वो हुआ, जो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम है वो हुआ, उसके पीछे का क्या रीज़न था। साथ ही जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या रीज़न बना कि वो हम पे रूल करने लगे। तो ये जो ग्लिम्स है वो नॉट ओनली 1857 को ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इसके साथ ही ये 1757 टू 1857 के पूरे एरा को ये दिखाएगा, जिसमें ये पता चलेगा कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द ब्रिटिशर्स वाई वी रूल ओवर अस। ओके, कि जो ये ब्रिटिशर्स थे ये हमारे ऊपर रूल कैसे क्यों किए, कैसे किए, क्या सिचुएशन बनी, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के थ्रू हम जानेंगे। ओके, तो ये जो चैप्टर है इसमें पॉइंट बाय पॉइंट कुछ पिक्चर्स रहेंगे, ठीक है, और उसमें कुछ छोटे छोटे डायलॉग्स होंगे जिसके थ्रू हम उस पिक्चर को देखते जाएंगे और हम उस एरा में पहुंच जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First of all, before you read, okay, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led the event known as the First War of Independence in 1857. ओके, यानी कि जो 1857 का जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर था उसको कंडक्ट करने के पीछे का, उस इवेंट के पीछे का क्या रीज़न है वो पिक्चर्स के थ्रू रहेगा। और ये जो बीच बीच में जो ये लाइंस है ना, जो टेक्स्ट हैं, उन्हीं को कहा जाता है स्पीच बबल। ओके, तो ये जो है वो जो बोलेंगे, वो जो डायलॉग है वो यहाँ पे बबल, यानी कि ये जो ऐसे स्टार और ये सब बना हुआ है उसमें उनकी जो डायलॉग्स है, ये स्पीच बबल है, इसके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है द मार्टियर्स। ओके, मार्टियर्स मीन्स क्या होता है? शहीद। ओके, तो जो फर्स्ट पिक्चर है ये, इसमें आप देखेंगे कि ये एट अ फंक्शन इन दिल्ली में एक फंक्शन की पिक्चर है, ठीक है, जो किसी बड़े से हॉल में हो रही है। और यहाँ पे स्टेज पे कौन कौन प्रेजेंट है? एक लेडी हैं जो माइक पकड़ के हैं, जिनको जो किसी भी इंट्रोडक्शन की उनको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो तुरंत जान जाओगे कि वो कौन है, ठीक है। केवल वही नहीं, इस पिक्चर में जितने लोग हैं किसी के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं, यू नो ईच एंड एवरी पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेडी हाथ में एक पेपर ली हैं और माइक के सामने खड़ी होकर सिंगिंग कर रही हैं, वो हैं भारत रत्न लता मंगेशकर जी। ओके, एंड वो क्या गा रही हैं? ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज़ मार्टियर्स। ओके, कि ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ये जो सॉन्ग है फेमस,
ओके, ये फेमस सॉन्ग गा रही हैं कौन? लता मंगेशकर जी। और इस पिक्चर में कौन कौन बैठा है स्टेज पे? तो फर्स्ट वन है हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एंड सेकंड वन जो है वो है हमारे भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, ओके। एंड थर्ड वन है इंडिया की थर्ड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ठीक है ना। तो ये तीनों लोग हैं, इनके नीचे ये क्या कर रहे हैं? मार्टियर्स को याद कर रहे हैं, यानी कि ये जो फंक्शन है वो ऐसा फंक्शन है जो शहीदों की याद में रखा हुआ है। कौन से शहीद? तो देखिए नीचे दिख रहे हैं, जो हमारे देश को अंग्रेज़ों से बचाने के लिए, ठीक है, वो शहीद हो गए। उन शहीदों की याद में ये प्रोग्राम है। और कुछ पिक्चर्स हैं उन शहीदों के, जैसे कि आप देखोगे सबसे नीचे यहाँ पे स्टार्ट किया गया है इनसे, सुभाष चंद्र बोस से, उनके ऊपर है महात्मा गांधी, उनके ऊपर है भगत सिंह, उनके ऊपर है लाला लाजपत राय, देन ये तिलक जी हैं, फिर रानी लक्ष्मीबाई हैं और बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। इसके साथ सेंटर में चेयर पे बैठे हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और साथ ही बहुत सारे ऐसे मार्टियर्स, ये जो हैं ये लोग इस ऐसे ही इवेंट की पिक्चर्स है, जो ये सारे प्रोग्राम सुन रहे हैं, जो इनकी याद में, जो यानी कि ये शहीदों की याद में जो ये प्रोग्राम रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आई जस्ट होप कि आपको ये फर्स्ट पिक्चर क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है जो ग्लिम्स है वो 1757 से 1849 के बीच का जो इंसिडेंट है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब किया गया है इन पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है, जिसमें है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, ओके। कंपनी यानी कि सबसे पहले जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है ना। वो जब आई तो पहले वो केवल ये एक छोटी सी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और जो कि 1600 में था, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर है जिसमें आपको येलो कलर और ब्लू कलर में दिख रहा है, ये भारत का 1765 का मैप है, ठीक है। इसमें जो येलो कलर है वो दिखाता है इंडियन प्रिंसेस, यानी कि ये जो येलो कलर का पार्ट है वो ये शो करता है कि इन सारी जगहों पे जो रूल है वो भारत खुद पे, खुद के भारत के जो राजा हैं उनका रूल चलता है, ठीक है। और जो पिंक है वो ब्रिटिश टेरिटरी को दिखाता है, ओके। ये सिचुएशन है कब की? 1765 की, ओके। और लिखा हुआ है विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी was extending its power in 18th century इंडिया, ठीक है। 18th सेंचुरी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने पावर को बढ़ाने लगी थी, कहाँ पे? भारत में, ठीक है। तो अब धीरे धीरे पावर बढ़ रहा है, देखो अभी कुछ ही जगहों पे वो फैले हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये एक कोर्ट किसी राजा के दरबार का है, देखिए वहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। ये जो इंडियन प्रिंस वर शॉर्ट सीटेड, अब ये बोल रहे हैं दैट अपस्टार्ट राजा बाग कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, ठीक है। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। ये जो टाइम है ना, जब जो ब्रिटिशर्स हैं जब इंडिया आए तो उन्होंने क्या देखा कि हर राजा दूसरे राजा से लड़ रहा था, ठीक है ना। तो ये वही टाइम है, यहाँ पे ये जो राजा हैं
ओके, वो इंग्लिश मर्चेंट को, इंग्लिश मर्चेंट मीन्स क्या होता है, व्यापारी कह लो, ठीक है ना, उसको अपने यहाँ बुलाए हुए हैं, ठीक है, और उनसे हेल्प मांग रहे हैं कि तुम हमको जो हमारा एनिमी है उसको डिफीट करने में हमारी हेल्प करो। और ये याद रखिए, जब भी हम किसी अपने लोगों के झगड़ों में किसी तीसरे को अगर हमने इन्वॉल्व किया तो डेफिनेटली फ़ायदा तीसरे को होता है, थर्ड पर्सन को होता है। तो यहाँ पे यही समझ लीजिए, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे किसकी, गुलाम होने की, ठीक है ना। ये जो नेक्स्ट है, ये एक इसमें देख रहे हो कि घोड़े पे एक ब्रिटिशर हैं और वो लड़ रहे हैं, किसको मार रहे हैं, खुद अपने ही, ये है तो ब्रिटिश सेना का आदमी यानी कंपनी का आदमी है जो हमारे देश को लोगों को मार रहा है, कोई युद्ध का ये पिक्चर है, ठीक है। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। ओके, ये क्या हो रहा है, जो कंपनी है वो किसी भी राजा जो है, कोई भी जो राजा हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो एक राजा की तरफ होके उनकी तरफ से युद्ध करते थे, और धीरे धीरे जब वो युद्ध में जीत जाते थे तो उनसे खुद वो राजा की प्रॉपर्टी ले लेते थे। ऐसे धीरे धीरे करते करते वो क्या कर रहे थे, सारे जो इंडियन प्रिंस थे, जो जिस भी राजा से वो हेल्प लेते थे उसके क्षेत्र को अक्वायर कर लेते थे, ठीक है ना, छीन लेते थे। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, ठीक है। और ये मैसूर के जो किंग थे यानी कि जो टीपू सुल्तान, उनकी पिक्चर है, आप देखिए। ये जान चुके थे कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो हम किसी भी प्रिंस की हेल्प नहीं कर रहे, किसी भी राजघराने की हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये खुद अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। तो ये जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे युद्ध किए, बट ये क्या हो गए, लास्ट में मारे गए, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ पे देखिए, ये लोगों के बीच की है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट। ये जब सारी घटनाएं हो रही हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन है, लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक पर्सन है, वो बोल रहे हैं थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स, ठीक है। तो सेकंड पर्सन बोल रहा है इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश। तब तक उसी में एक लोग कह रहे हैं आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम। तो ये लोग क्या बात कर रहे हैं कि इनके आने की वजह से ये भगवान का धन्यवाद है कि अब हमारे यहाँ पीस, शांति स्थापित हो रही है हमारे देश में, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा युद्ध नहीं हो रहा है, न कोई लूटने उटने की घटनाएं हो रही हैं, अब सब कुछ शांत हो गया है, ठीक है ना। तो एक लोग कह रहे हैं कि अरे ये कोई आम इंसान नहीं है, इनको जो ब्रिटिश हैं इनको ईश्वर ने हमारे पास भेजा है ताकि हमारी व्यवस्था अच्छी हो सके, ठीक है। तब तक एक बोल रहा है कि आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, जो हमारा भाग्य है वो इन्हीं के साथ बधा हुआ है, ठीक है, इन्हीं से है, यानी इन्हीं की वजह से हम चैन से रह सकते हैं। लेकिन उसी में कुछ लोग हैं जो देखिए क्या कह रहे हैं सेकंड पिक्चर में, द वाइट मैन हैज़ किल्ड आर डिथॉर्न आवर किंग्स, ठीक है। इनको समझ में आ गया है क्या, इनके जो ब्रिटिशर्स हैं इनके मन में छुपे राज को, वो बोल रहे हैं कि ये जो वाइट मैन है, वाइट मैन मीन्स जो ब्रिटिशर्स हैं उनको गोरे वाइट मैन ये भी कहते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो वाइट मैन हैं वो लोगों को मार रहे हैं और हमारे राजा लोगों को गद्दी से हटा रहे हैं, ठीक है। डिथ्रोन, थ्रोन मीन्स होता है सिंहासन, सिंहासन से हटाना यानी कि डिथ्रोन्ड, ओके। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ
ऑफ दिस लैंड, ठीक है। उसी में एक लोग कह रहे हैं कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे, लेकिन था अच्छा क्या कि वो सब हमारे थे, ठीक है, वो इसी ज़मीन के थे, है ना। देखिए होता क्या है ना, हम थोड़ी सी भी अगर आप एक फैमिली में ही ले लीजिए, जब कोई प्रॉब्लम आती है ना तो हम एकदम बौखला जाते हैं और किसी तीसरे की हेल्प लेने पहुंच जाते हैं। और देखिए कभी भी आपकी हेल्प आपका खुद का कोई अपना कर सकता है, तीसरा वो तभी आपकी हेल्प करेगा जब उसके पीछे उसका कोई खुद का मोटिव होगा, कोई सेल्फलेस आपकी हेल्प करने नहीं आता है। ठीक उसी तरह से तो ये लोग समझ रहे हैं कि चाहे जितने भी राजा बुरे थे लेकिन वो अपने थे, लेकिन ये जो हैं वो तो जो है वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना। ये हमारे राजा लोगों, ये हमारे आदमियों को मार रहे हैं, हमारे राजा लोगों को गद्दी से उतार रहे हैं। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि अब हम स्लेव बन रहे हैं, गुलाम बन रहे हैं, किसके? विदेशियों के, फॉरेनर्स के, ओके। और ये थोड़ा कम खा लो, थोड़ा प्रॉब्लम में रह लो, लेकिन जो स्लेव है ये होना कभी भी किसी सिचुएशन का सलूशन नहीं है, चाहे किसी भी तरह से रह ले, लेकिन स्लेव होना दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ओके। अब ये थर्ड जो पॉइंट है ब्रिटिश रूल, यानी कि आपने सेकंड पॉइंट में देखा कि किस तरह से जो अंग्रेज़ हैं वो हमारे यहाँ आए और पहले तो राजा के दरबार में उपस्थित हुए एक व्यापारी की तरह, ठीक है, और फिर वहाँ पे हेल्प करने लगे कि हम आपकी हेल्प करते हैं आपके एनिमी को हराने में। और फिर जैसे जैसे वो उनकी पकड़ मजबूत होती गई, वो राजा लोगों को गद्दियों से हटाते गए और ख़ुद रूल करते गए, ठीक है। और धीरे धीरे अब लोग समझ भी गए कि ये जो राजा हैं, ये राजा लोगों का, हमारे यहाँ के लोगों का जो रूल है वो ख़त्म हो रहा है और अब हम स्लेव बन रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड जो है ये ब्रिटिश रूल की स्टोरी बताएगा, 1765 टू 1836 की ये स्टोरी है। अब जानते हैं इसमें आपको जो हमारे यहाँ जब हम किसी भी एक तरह से बहुत लंबे टाइम तक रह लेते हैं ना, तो जो रूल्स होते हैं उसमें कोई ना कोई ग्लिच, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो ही जाती है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी सोसाइटी थी, जो बहुत ही समझिए हम बहुत अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करते थे, बट टाइम के साथ इंग्लिश आने से पहले मुग़लों का शासन, फिर ऐसे हमारे यहाँ कोई एक जो विदेशी हैं वो तो आए नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए, रूल किए गए, जिसकी वजह से जो हमारा कल्चर था वो क्या हो गया, ख़राब हो गया, उसमें ग्लिचेज आ गए, उसमें प्रॉब्लम्स आ गई, बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई, ठीक है ना। अब जब ब्रिटिशर्स ये रूल कर रहे हैं तो उसमें उन सारी चीज़ों को वो यूज़ किए, ठीक है। किसी भी इंसान पे रूल तभी कर पाएंगे जब जो हमारे कल्चर है उसको हम ख़त्म करने लगे, हम उसी में प्रॉब्लम क्रिएट कर दें तो ईज़िली हमारे ऊपर कोई रूल कर सकता है, ठीक है। तो ये वही है, वो रूल कैसे करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो पिक्चर्स है, 2 पिक्चर है, इसमें एक सबसे पहले ये पढ़ लीजिए क्या है। रिलीजियस लीडर प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, anyone who across the seas loses his religion, okay। and second chapter में all the miseries in the world is due to women। यहाँ पे जो उस टाइम की जो सोसाइटी थी, उस टाइम पे क्या क्या जो कुरीतियाँ थी, जो प्रॉब्लम्स थे सोसाइटी के, वो क्या मेन रूप से था, तो वो था अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, यानी कि बाल विवाह और छुआछूत, ओके। और सब आज जो हमारी हिस्ट्री है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि ये हमारी जो सोसाइटी है ये उसका प्रॉब्लम था,
बट अगर आप उसकी डेप्थ में जाओगे ना तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, कुछ तो मुग़ल एराज़ में आई और कुछ जो है ये जो अंग्रेज़ थे ये खुद हमारे यहाँ आके उस चीज़ को बढ़ावा दिए, ठीक है ना, ताकि वो हमारी जो सोसाइटी है उसको डिवाइड कर पाएँ। ये शुरू से उनका रूल था, डिवाइड एंड रूल, ओके। वो इसी तरह से हमारे यहाँ पे रूल ही किए। वो हमारे समाज को इस तरह से बांट दिए कि सबको लगने लगा कि हमारी जो सोसाइटी है उसकी ये प्रॉब्लम है। जबकि अगर आज आप जो कि खुद को डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलते हैं, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। बस खुद को वो शो करती हैं कि चाहे जितने भी डाटाज़ हों उसमें ऐसे प्रिटेंड किया जाता है, वो डाटाज़ ऐसे बनाए जाते हैं जैसे लगता है कि वहाँ पे सारी चीज़ें परफेक्ट है, बट कहीं पे भी कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। ये बोलेंगे अभी जितने भी ब्रिटिश टाइम पे वो ये शो करते हैं कि भारत में जो वुमेन की कंडीशन है, जैसे यहाँ पे बोला भी गया है ना, ऑल द मिजरीज इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इस दुनिया में, इस संसार में, वो सब किसकी वजह से हैं? वो सब हैं वुमेन्स की वजह से, औरतों की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इस तरह से वो क्रिएट किए खुद। उनके यहाँ पे भी आप देखोगे जो महारानी या इन जो अच्छे पोस्ट पे भी होते थे, उसके बाद भी वहाँ पे भी मेल ही लीड करते थे। लेकिन वो बस शो करते हैं कि इंडिया में बस ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ पे रूल करना होता है वहाँ पे अगर हम कमियाँ दिखाएंगे ना तो सब लोग इजीली मान जाते हैं, अच्छा इसके में ये प्रॉब्लम है, चलो इस राजा को हटा दो। तो वो ये रीज़न इस तरह का दिमाग में भरे, तो क्या क्या भरे। और एक जिसमें ये रिलीजियस मतलब कोई धार्मिक गुरु हैं जो लोगों से कह रहे हैं कि जो भी समुद्र पार करेगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कि या उस समय का ये मान्यता था कि नमक छू देने से, ठीक है, यानी खारा, समुद्र खारा होता है तो उसे जो पार कर दिया, यानी कि जो समुद्र से ट्रैवल किया, मतलब उसका धर्म भ्रष्ट हो गया। यानी कि वो, अगर हम समुद्र के उस पार नहीं जाएंगे तो हम नई चीज़ों को कैसे जानेंगे। तो वो एक तरह से बंधन बना दिया गया कि अगर आप समुद्र को क्रॉस करोगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये लोगों के दिमाग में डाल दिया गया। और साथ ही जो महिलाएं हैं उन पे मतलब जो सारी प्रॉब्लम की जड़ है इस तरह से दिखाया जाने लगा कि उन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ मतलब सब कुछ फीमेल की वजह से होता है, महिलाओं की वजह से होता है। ये कब का है? 1765 टू 1836 का, ठीक है ना। अब आगे देखिए, द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैज़ लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न देम, ओके। एंड नेक्स्ट जो पिक्चर है इसमें बता रहे हैं कि जो ये सारी सिचुएशंस बनी ऊपर जो हमने बताया, उसके बाद जो इंडियंस हैं उनका सेल्फ रिस्पेक्ट वो अपना ख़त्म कर रहे थे, ठीक है। और जो इंग्लिश थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो उनको क्या कर रहे थे? स्कॉर्न कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे, ठीक है ना। उनकी जो कमियां बता बता के कि अरे ये कमी है, वो कमी है, वो उनको अपमानित कर रहे थे और खुद को इस्टेब्लिश कर रहे थे, ठीक है। और देखिए वो क्या बोल रहे हैं, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, ओके। जो वो बोल रहे हैं कि जो नेटिव हैं, नेटिव मीन्स क्या होता है? जिनकी ओरिजिन वहीं की हो, जिस प्लेस पे वो हैं उनकी ओरिजिन जो उसी की हो, यानी कि जो वहाँ के ओरिजिनल जो मूल निवासी होते हैं उनको नेटिव्स बोलते हैं। तो बता रहे हैं कि द नेटिव्स, ये ब्रिटिश बोल रहा है कि द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, यानी कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो भरोसे के लायक नहीं हैं, ठीक है ना। इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, वो न उनके अंदर ईमानदारी है ना ही ऑनेस्टी है। तो एक लोग देखिए, जब भी हम बर्बाद होते हैं ना तो उसमें अपना कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, वो हमारा ही कोई होता है जो जाके उनसे मिल जाता है। तो देखिए एक लोग हैं वो बोल रहे हैं ट्रू, ये सच है
योर ऑनर, बट आई एम ऑनेस्ट। ये सच है लेकिन मैं बहुत ईमानदार हूँ। ओके, कि ये इतने ईमानदार हैं, अपने लोगों से गद्दारी कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि यस हम ईमानदार हैं। उसके बाद देखिए ये जो सेकंड है, ये किस तरह से ये जो कंपनी है वो रूल करेगी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बीइंग मर्चेंट्स, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स। अब जो ये कंपनी है, कोई भी कंपनी हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करती है, तो जो ये ब्रिटिश मर्चेंट हैं उनको जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमाना था, ठीक है ना। तो इस वजह से वो कर क्या रहे थे कि वो बहुत ही हैवी टैक्सेस लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा कर लगा रहे थे, ठीक है। और जो फार्मर्स हैं उसकी वजह से वो उनको अपनी जो खेत है उसको उन्हें छोड़ना पड़ता था, गिरवी रखना पड़ता था। देखिए एक आदमी बोल रहा है, बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। मतलब इतना टैक्सेस हाई थे कि टैक्स देने में ही सारी फसल ख़त्म हो जाती थी, और नेक्स्ट टाइम जब उनको फसल बोना होता था तो फिर उनके पास अपना कुछ पैसा रह ही नहीं जाता था, फिर से वो कर्ज लेते थे और ऐसे करते करते खुद की ज़मीन ही सबकी ख़त्म होती चली जा रही थी, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि आपके जो बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, वो बोल रहे हैं कि आपके जो आदमी है वो हमारे सारे फसल को लेके जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन areas, if you don't pay next week I will send you to jail। तो ये जो ब्रिटिश कंपनी का कोई पर्सन है जो बोल रहा है कि अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर एक हफ्ते के अंदर, सोचिए कि पूरी क्रॉप लेके गया, पूरा फसल लेके गया, उसके बाद भी बोल रहा है कि अभी कर्ज है, अभी तो तुम पूरा कर्ज भी नहीं दे पाए, तो अगर तुमने जल्दी ही कर्ज नहीं चुकाया तो फिर हम तुमको नेक्स्ट वीक क्या कर देंगे, जेल भेज देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक और पिक्चर है जिसमें स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। और एक तो जो कंपनी थी वो इस तरह से रूल कर रही थी इंडिया में, दूसरी तरफ जो ब्रिटिश था वहाँ पे और भी इन्वेंशन हो रहे थे, ठीक है ना। ये ऐसा एरा है जो बहुत ही मतलब जो यूरोप है बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा था। सोचिए कि हम उस टाइम पे इनसे ज़्यादा डेवलप थे, लेकिन हमें स्लेव बना के ये खुद डेवलप हो रहे थे। ओके, और ये ऐसी चीज़ें डेवलप कर रहे थे जिसकी वजह से इनको और अधिक प्रॉफिट हो रहा था। एक देखो ब्रिटिशर है वो क्या बोल रहा है, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। अब ये बोल रहे हैं कि अगर कोई चीज़ जो इंग्लैंड में बनी हो, देखिए जब कोई चीज़ एक देश से दूसरे देश में जाती है, ठीक है, या फिर किसी दूसरे देश से अपने देश में आती है तो कुछ टैक्सेस लगते हैं जिसको इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, आयात निर्यात कर। ओके, तो जो कर लगाने का है उस पे ये एक नया रूल लगा दिए कि अगर कोई चीज़ इंग्लैंड में बनी हुई है और वो भारत लाई जा रही है तो उस पे कोई आयात कर नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये देखो और अगर भारत के से कोई चीज़ बन के वहाँ जाएगी तो भारत की चीज़ पे लगेगा, बट अगर कोई इंग्लैंड की चीज़ है, वो इंग्लैंड से कोई चीज़ बन के आ रही है, मैन्युफैक्चर होके आ रही है, तो उस पर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। ये वो रूल बना रहे हैं, यानी कि इनकी रूल भी केवल अपने प्रॉफिट को देख के वो बना रहे हैं। एक यहाँ पे मेन है वो बोल रहे हैं अ गुड आइडिया, ये अच्छा आइडिया है, ठीक है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल्ड इंडियन इंडस्ट्रीज़। और जो ये कंपनी के जो ये रूल थे, इनकी वजह से जो इंडियन इंडस्ट्री थी, जानते हैं जब ये ब्रिटिश
हमारे यहाँ हमको स्लेव बनाए, हमको गुलाम बनाए, उस टाइम पे जो इंडियन इंडस्ट्री थी ना वो बहुत ही हाई लेवल की थी। यहाँ के जो लोग थे उनका हुनर बहुत बहुत अच्छा था। कहा जाता है कि ये जो ढाका साइड है जो कि अभी बांग्लादेश में है बट वो इंडिया का हिस्सा था, इधर रेशम का बहुत अच्छा काम होता था। इतना फाइन रेशम की बुनाई होती थी कि समझ लो कि 10 मीटर की अगर कोई कपड़ा है, वो फैब्रिक मतलब इतना वो हाथ से उनकी बुनाई होती थी। उसके बाद भी अगर आप एक रिंग से निकालो तो वो निकल जाएगा, इतना मतलब पतला उनकी, इतना अच्छा वर्क उनका होता था। ठीक है, इतना महीन काम वो करते थे। लेकिन जो ये औद्योगिक विकास जो हुआ यूरोप में, उसकी वजह से ये जो इंडिया की इंडस्ट्री थी ये सब ख़त्म हो गया। वो किए क्या, बोले कि जितने भी मतलब पूरा वो उसके लिए वो एक पूरा गांव था जो मतलब बहुत ज़्यादा इसके लिए फेमस थे पूरी ऑल ओवर इंडिया कि वो इस चीज़ में एकदम फाइन है रेशम के काम के लिए। उन सबको बुला के, और कोई ऐसा बचा ही नहीं, सबको बुला के सबके हाथ को ही काट दिया गया ताकि वो उनकी स्किल रहे ही ना। ठीक है ना, इस तरह के काम ये लोग किए। तो ये ऊपर से इनके जो रूल्स रेगुलेशंस थे जिसकी वजह से जो इंडियन इंडस्ट्री थी, भारतीय उद्योग एकदम से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। एंड सॉरी, ये जो पिक्चर्स था उसमें नीचे एक और लाइन है कि जो ये इतने सारे जो टैक्सेस लग रहे थे, उसके बाद 1822 में एक अकाल पड़ा। ठीक है, फेमिन्स बोलते हैं, इनवेटिबल फेमिन्स फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836। 15 लाख इंडियंस डाई ऑफ स्टार्वेशन। यानी कि 1822 से 1836 के बीच में 15 लाख भारतीय जो है वो स्टार्वेशन से, भूख से मर गए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एक अकाल पड़ा था। ठीक है, और उस अकाल में मतलब बहुत 15 लाख थोड़े मोड़े नहीं होते, बहुत लोग, ये 15 लाख भारतीय हैं, इतने लोग मर गए। ठीक है ना। तो अब देखिए ये यहाँ पे एक है, द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइन द एक्सपर्ट आर्टिसियंस एंड देयर बिजनेस। जो ये ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी, यानी कि जो ब्रिटेन से रूल बन के आता था, भारत पे अप्लाई किया जाता था, वो सारे जो पॉलिसी थी, वो सारे जो नियम थे, वो जो भारत का बिजनेस था, भारत के जो कलाकार थे, जो मतलब यहाँ की जो खूबियाँ थी, यहाँ के जो लोगों की प्रतिभा थी, वो क्या हो रहा था, रूइन, बर्बाद हो रहा था। ठीक है ना। फिर यहाँ जो 4th पॉइंट है, राम मोहन राय। ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।